हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैराथन 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वो इसलिए जो पहली मैराथन हुई थी उससे डबल धमाकेदार मैराथन ये होने वाली है, क्योंकि एग्जाम आप लोग के नज़दीक है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी गई है और आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल इजी मेथड में समझाई जाएगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस एंड नो। आप सभी लोग तैयार हो? वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? चलिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, वीडियो बिल्कुल क्लियर है। तो हम आज मैराथन 2.0 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में अगर आपने कंप्लीट एचएपी का सेशन देख लिया, 110% गारंटी है, अगर आपके अच्छे से आपने अगर पूरी कंसंट्रेशन से आपने ये लेक्चर देखा, 80% आपके कहीं नहीं गए एचएपी में। और जो बच्चे पुरानी मैराथन भी देखे हैं, क्लासेस भी देखे, 90%, 110% आने हैं। एचएपी को पूरा घोट के पी जाओ, क्योंकि इतनी बार हम लोग आपका ये सेशन करवा चुके हैं और बहुत सारी चीजें ऐड करवा के आपको बताई भी गई हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना बने, क्योंकि इतना कंटेंट हमने प्रोवाइड करवा दिया है कि आपको आराम से सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, सब देख लेंगे, सब हो जाएगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सब हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो, बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं। वीडियो बफर हो रही है, ये ऐसा तो नहीं है। मैम एक KTU का 18/3/2023 से हो गया 21। आपको किसने बताया कि 18 तारीख से एग्जाम है? एक बार मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, तो देखते हैं। वैसे फाइनल 21 तारीख से ही आप लोग के एग्जाम, जस्ट अ सेकेंड, 21 तारीख से ही आप लोग के एग्जाम है। RGPV का 14 मार्च से है। यस, तो आप लोग के लिए मात्र 3 दिन बीच में बचे हुए हैं। क्या हो गया गले में? RGPV का, हाँ जी, 14 तारीख से आपके एग्जाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देख लीजिए ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो टिक कहाँ से करवाएं ये बताइए। पीसी में क्यों नहीं चलता? एक्चुअली ये अभी हमारी नई एप्लीकेशन बनी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सेस अभी नहीं है। जैसे ही एक्सेस होगी आने वाले टाइम में आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो एचएपी की यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में स्टार्टिंग आप लोग को मालूम ही है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से इंट्रोडक्शन करना है। तो एचएपी पढ़ रहे हो मीन्स बायोलॉजी पढ़ रहे हो, और बायोलॉजी के अंदर आप पूरे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हो। ह्यूमन बॉडी बाहर से दिखती कैसी है, अंदर से उसके ऑर्गन्स कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, XYZ जितनी भी चीज़ें आप लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ते हो, या तो वो स्ट्रक्चर के रूप में या फिर उस बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं उसके रूप में। तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में क्या पढ़ना है? बेसिक 2 थिंग्स ही हम लोग पढ़ते हैं। वन इज एनाटॉमी, सेकेंड इज फिजियोलॉजी। यहाँ लिखा भी है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। एना मीन्स ऊपर और टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग, ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है।
सिंपल भाषा में समझो कि बाहरी किसी भी ऑर्गन की बाहरी संरचना या फिर हमारे ह्यूमन बॉडी की बाहरी संरचना, मीन्स बाहर की कोई भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसकी स्टडी को ही एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स अब हमारे अंदर का कोई भी ऑर्गन है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, किस मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन कर रहा है, कोई एक्सवाइडेड कैसे जैसे भी फंक्शन करता है, तो फंक्शन ऑफ it is the science body functions that have the body part of work। तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट वर्क किस तरीके से कर रहा है, वो फंक्शन कैसे कर रहा है, इसकी स्टडी हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। सिंपल भाषा में मैम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। चलिए ठीक है, लास्ट में बताएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, इंतजार करते रहिए। चलो आगे आओ। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन आप लोग लिख दोगे? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या क्या है? एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल, सेल बायोलॉजी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। क्या क्या स्कोप है? एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। डेवलपमेंटल, स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एग, ह्यूमन एग कंप्लीट डेवलप हो पूरे कंप्लीट डेवलपमेंट ह्यूमन एग का किस तरीके से हो रहा है वो डेवलपमेंटल के अंदर स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की स्ट्रक्चर हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिसीज। पैथोलॉजिकल मतलब पैथो से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ पैथोजेंस की बात हो रही है, तो यहाँ डिसीज, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिसीज, डिसीज के कारण कोई भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो वो हम किसमें? पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर करते हैं। आगे आओ। ग्रोस एनाटॉमी, हिस्टियोलॉजी, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, इमेजिन एनाटॉमी। सीधी सीधी सिंपल भाषा में सारी चीजें एज इट इज दी हुई है, अगर आपने पढ़ी होगी पहले तो शायद आपको मालूम होगा। ग्रोस एनाटॉमी में हम क्या कर रहे हैं? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी विदाउट माइक्रोस्कोप। अगर हमारी बॉडी के अंदर बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा कोई भी स्टडी हो रही है वो ग्रोस एनाटॉमी के अंदर आ जाती है। हिस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यूज की स्टडी हिस्टियोलॉजी कहलाती है। तो हिस्टियोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। आपको मालूम है हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं। कितने? 11। और वो क्या करते हैं? हर एक कोई पर्टिकुलर सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर आ जाता है। फिर आ जाओ रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ रीजनल ऑफ द बॉडी, बॉडी की किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे, रीजनल मतलब क्षेत्र, तो कोई भी पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी हो रही है तो रीजनल एनाटॉमी के अंदर आती है। सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द एनाटॉमिकल लैंडमार्क, कोई भी सरफेस पर्टिकुलर, ये हमारी बॉडी है, इसकी सरफेस कैसे, स्किन की क्या है, ये वाली सरफेस है, तो कोई भी सरफेस की स्टडी हम कर रहे हैं तो वो सरफेस एनाटॉमी के अंदर आ जाती है। इमेजिन एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी हम इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद एक्सरे। तो यहाँ पे इमेजिन एनाटॉमी में हम एक्सरे के द्वारा जो स्टडी करते हैं वो हम इमेजिन एनाटॉमी के अंदर करते हैं।
कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, कोई प्रॉब्लम? आगे आइए। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या है? न्यूरोफिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे बेसिकली ये फिजियोलॉजी के ब्रांचेस हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल्स। न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर जो नर्व सेल्स है उनकी जो भी फंक्शनल प्रॉपर्टीज है उनकी स्टडी करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, सारे सिस्टम्स के नाम के द्वारा यहाँ दिए गए हैं, तो सिस्टम के नाम से आप यहाँ समझ सकते हो। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब एंडोक्राइन जो एक हमारा सिस्टम है जो हार्मोन्स और ग्लैंड्स, जिसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो उनकी स्टडी हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर करते हैं। किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी वर्ड आपको दिखता है उसका मतलब है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी मतलब हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, हार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, उसकी स्टडी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी बाहर की डिसीजेस के साथ कैसे लड़ाई कर रही है और कैसे बच रही है, वो हमारी जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके द्वारा, तो उसकी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। कोई दिक्कत? रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, हम रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज प्रोसेस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये सारी प्रोसेस, इनकी स्टडी हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। रीनल फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी का मतलब आपकी जो किडनी है, किडनी की सारी फंक्शंस रीनल फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है, जो आप जिम वगैरह करते हो और आपकी मसल्स वगैरह बनती हैं, डोले शोले बन जाते हैं, तो सारी स्टडी हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज एंड एजिंग। सेम वही चीज यहाँ, डिसीज के कारण क्या क्या फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, उसकी स्टडी हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलिए आगे आओ। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। सेम life process of the human body are maintained at several level of structural organization. These include the chemical, cellular, tissue, organ systems and the organism level. सिंपल जो हम एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बने हैं उसकी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और कंप्लीट प्रोसीजर बना, एक कंप्लीट प्रोसीजर मतलब किस किस चीज़ों से हम मिलके बने हैं और एक हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। तो यहाँ वो लेवल्स बताने हैं हमें स्टार्टिंग से लेकर के, एक जैसे एक खाली प्लॉट होता है और उस पर कंप्लीट घर खड़ा होता है, तो क्या क्या चीज़ें मिल करके वो घर बना है, तो वो उसका लेवल हो गया। तो हमारी ह्यूमन बॉडी किन चीज़ों से मिल करके बनी हुई है, ये ह्यूमन बॉडी का लेवल हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, केमिकल्स इंक्लूड है, सेल्स इंक्लूड है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। आगे आओ। पहला केमिकल लेवल, केमिकल लेवल में आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पहला लेवल आपका क्या है, केमिकल लेवल, और केमिकल लेवल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये है आपका एटम, क्या है, एटम्स, और एटम से मिलकर के बनता है ग्रुप ऑफ एटम्स मेक मॉलिक्यूल।
तो यहाँ इसने बना दिया ये मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से मिल करके बनता है सेल। तो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स, वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मेक सेल। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ ये सेल है, सेल्यूलर लेवल, जिसमें सेल्स आ जाती हैं। देन उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स, तो यहाँ बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या बनाएगी जी, बहुत सारी सेल्स मिल करके टिश्यू बनाएगी। ओके, ठीक है जी। और टिश्यू मिल करके, बहुत सारे टिश्यूज मिल करके, ये आपकी टिश्यू की स्ट्रक्चर दिख रही है, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाएंगे, टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन कौन कौन से है हमारी बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन्स है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये सारे ऑर्गन्स ही तो हैं। तो ऑर्गन्स टिश्यू से मिल करके ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से मिल करके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। तो टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हमने एक ऑर्गन सिस्टम लिया है, एक काय का ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मेक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम बनते हैं, या एक लेवल सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट ये प्रोसीजर फॉलो करके बनता है। किसी को कोई दिक्कत? रिकैप हो रही है चीजें कि नहीं हो रही? अगर अभी भी रिकैप नहीं हो रही, स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो बस पता नहीं मैं क्या कर दूं आप लोग के लिए, फिर बिल्कुल बुद्धू कहलाओगे अगर अब भी चीजें समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि 10 बार पढ़ा चुके हैं आपको ये चीजें, 10 बार, है ना। इंग्लिश में टीच करें मोहम्मद शाह आलम, अगर इंग्लिश में करेंगे तो बाकी बच्चे समझ नहीं पाएंगे। हम यहाँ इंग्लिश में लेके चल ही नहीं रहे हैं चीजों को। इंग्लिश मैटर करती नहीं है, हिंदी मैटर करती नहीं है, मैटर करता है कि आपको समझ में किस तरीके से आ रहा है। अगर इंग्लिश में बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो बताने का फायदा क्या है। बाकी बच्चे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, मैम हिंदी में बताओ, आपकी सुनते रहेंगे कि जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है वो समझिए। मेन पॉइंट इज दैट। चलिए आगे आइए, ये थ्योरी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। सेल की एक लंबी चौड़ी यहाँ पे थ्योरी दी गई है, टिश्यू की लीजिए, ऑर्गन सिस्टम और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो आपको अगर लिखना है तो ये आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टोटल मैंने कितने ऑर्गन सिस्टम बताए? 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे सबके नाम भी दिए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, अरे कहाँ जा रहे हो? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। हर एक पे थ्योरी लिखी गई है। सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट की बात हो रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो वो किस तरीके से होता है, उसके लिए हमें ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ब्लड के बारे में आगे पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, मीन्स हम फूड को किस तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं, सारी प्रोसीजर्स यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता चलेगा। जो आप खाते हो, कितना आप पचाते हो और कितना आप बाहर वेस्ट मटेरियल बाहर करते हो, सारी चीजें आपने इसके अंदर पढ़नी है। देन आ जाओ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट है। उन ग्लैंड्स में से निकलते हैं हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में बॉडी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम या फिर एक्सोक्राइन सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम मींस आपके जो नेल्स हैं, मेन इसके अंदर आ जाती है स्किन के बारे में हम इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के अंदर ही पढ़ते हैं। और आपके हेयर्स, आपके नेल्स,
एंड इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ स्किन की स्टडी हम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर करते हैं। इम्यून सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब आपकी बॉडी बाहर के पैथोजन से लड़ाई कर रही है। ऐसा कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर कि वो बिना दवाई लिए ठीक हो जा रहे हैं और वो ओके बिल्कुल सही कर दे रहा है। तो इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में है जो बिना दवाई लिए हुए हम ठीक हो जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम हेल्प करता है, बाहर के पैथोजन से फाइट करता है। मस्कुलर सिस्टम हमारी जो मसल्स हैं, सेल जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज है, मसल्स के द्वारा मूवमेंट हो रहा है और जो भी मसल्स की एक्टिविटी है वो मस्कुलर सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स की स्टडी हम नर्वस सिस्टम के अंदर करते हैं। रीनल सिस्टम मतलब आपकी जो किडनी है फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, तो वो हम रीनल सिस्टम के अंदर करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन जनरेशन प्रोड्यूस टू अनदर जनरेशन। तो दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक नया ऑफस्प्रिंग तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने स्टडी करनी होती है। फिर आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज प्रोसेस, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। जो वेस्ट ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत हार्मफुल होती है गैस, उसको बॉडी से बाहर छोड़ा जाता है और बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑक्सीजन तो हम मर ही जाएंगे, तो ऑक्सीजन को लिया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। और यही सिस्टम मदद करता है जो हमारा कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हड्डियों का ढांचा जिसकी वजह से हम खड़े हैं भाई, मूवमेंट कर पाते हैं, एक बॉडी शेप बन पाती है, किसकी वजह से, इस ढांचे की वजह से। स्केलेटन सिस्टम मतलब हड्डियों की जानकारी हम स्केलेटन सिस्टम में करते हैं। बात खत्म। आइए, ये है आपकी सारी की सारी स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स भी आपको बना के दिखाई जाएगी। अभी स्टार्टिंग है, नंबर वाइज आएंगे इनके भी, तो वो हम कर लेंगे। आगे आओ। सेकंड टॉपिक है आपका बेसिक लाइफ प्रोसेस। जो आपकी लाइफ है उसकी बेसिक नीड क्या क्या है, जीवन जीने के लिए सबसे छोटी चीजें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस में ये चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगी, इनमें से एक भी अगर कैंसल, चलो एक को ही हटा दो, तो आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, आप जिंदा नहीं रह सकते हो। तो आपको ये कंपलसरी है आपकी बेसिक लाइफ जीवन जीने के लिए। आपकी बॉडी जो जिंदा है इन्हीं के कारण। कौन कौन से हैं? मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, डिफरेंशिएशन, रेस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, होम्योस्टेसिस, डाइजेशन। तो ये 9 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। आप जिंदा कैसे हो, इन 9 पॉइंट्स, मतलब ये अगर आपको ये 9 के 9 मालूम है तो इन 9 पॉइंट्स में अगर एक को भी निकाल दिया जाए तो आपका जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, आप जिंदा नहीं रह पाओगे, या कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होंगी जिससे आपको जीवन जीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फैजान, याद कैसे करें इतना, ये बताओ बेटा। ये महामैराथन जो चल रही है ये आपकी स्टार्टिंग से ऐसे छोटे बच्चों की तरफ स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें नहीं बताई जा रही, जस्ट ये आपके रिवीजन के लिए है। रिवीजन इसलिए आपने पहले लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, एकदम से आपको ये पॉइंट्स मैंने यहाँ दिखा दिए तो आपको एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ हम दोबारा आपको चीजें नर्सरी से स्टार्ट थोड़ी करेंगे, एक एक पॉइंट बताएं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने सभी बच्चों से प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट समझो, ऑर्डर समझो, जो भी समझो, सेकंड सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तो पहले से आप सबको ज्वाइन करना है, कि बाद में आपको एग्जाम टाइम पे क्यों याद आती है सारी चीजें।
अब बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं मैम कौन सा कोर्स ज्वाइन करें। अरे अब पिछले 5 महीने से कहाँ थे आप लोग? तब आपको दिखाई नहीं देता कि मेरी पढ़ाई भी थी। अब आपके एग्जाम है 10 दिन बाद तो आपको सूझ रहा है कि थोड़ा सा पढ़ लूं, देख लूं। ऐसे थोड़ी होता है। पहले से चीजें पढ़ी होती तो आपको यहाँ समझ में आ जाता कैसे याद करना है, क्या करना है। लेकिन पढ़ना होता नहीं, फिर टीचर पे थोप दो चीजें। आपको कम से कम 5 बार तो ये कवर करवा दिया गया है। अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रही चीजें तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर पढ़ने की कोशिश तो करो थोड़ा। पढ़ना है नहीं और चीजें आपको चाहिए ए नंबर। क्लास चलेगी रात को 11 साढ़े 11 बजे तक। चलिए, पहला है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आपको मालूम है एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से मिलकर के मैक्रोमोलिक्यूल मतलब और बड़ा मॉलिक्यूल बना। फिर ऑर्गेनिल्स भी मालूम होगा। सेल के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है उनको ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। ऑर्गेनिल्स से मिल करके सेल बनी, सेल से मिल करके टिश्यू बने, टिश्यू से मिल करके ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिल करके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिल करके कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनी। तो यहाँ एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके से इन लेवल्स को क्रॉस करके गया। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब इन चीजों से हमारी कंप्लीट बॉडी बनी है। आगे आओ, नेक्स्ट पॉइंट में है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। कुछ चीजें टूट रही होती है, कुछ चीजें बन रही होती है। तो यहाँ पे वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म। 2 चीजें हैं, मैंने बोला कि 2 फेज चल रहे हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं और कुछ चीजें बन रही है। तो 2 कंडीशंस होती है। वन कंडीशन इज कैटाबॉलिज्म एंड अनदर कंडीशन इज क्या बोलोगे, एनाबॉलिज्म। तो यहाँ कैटाबॉलिज्म है इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एनर्जी इज रिलीज। कैटाबॉलिज्म क्या करती है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल बना देती है। और वो क्या करती है, एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी को रिलीज करती है। तो कैटाबॉलिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ करके छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। वहां दूसरी टर्म है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है छोटे छोटे सब्सटेंसेस को जोड़ करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्रिएट करना। तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म मतलब एक बड़ी चीज को तोड़ करके छोटी चीज बना लेना। समझ में आ रही है बात? आ रही है, चलो। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जरूरत है। जो भी हम कुछ खा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो एनर्जी हमें मिलती है। तो उसमें से अच्छी चीजें निकाल करके वेस्ट को बाहर करना, और जो एनर्जेटिक है हमारी बॉडी के लिए उसको रख के बॉडी में सप्लाई करना। तो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का रोल अदा करता है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ करके छोटा छोटा बनाया जाता है और एनर्जी को रिलीज किया जाता है, जिससे कि बॉडी क्या कर सके, एनर्जी लेकर के अपना फंक्शन कर सके, है ना। चलिए आओ, Responsiveness or irritability is concerned with detecting changes in the internal or external environment and reacting to that change. It is the act of sensing a stimulus and responding to it. तो सिंपल भाषा में यहाँ रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है, आपकी बॉडी हर चीज के लिए रेस्पॉन्स करती है। कैसे भाई, बाहर का एनवायरनमेंट अगर ठंडा है तो बॉडी क्या करती है,
उस चीज़ को डिटेक्ट करती है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हमारी अंदर की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है और बॉडी को क्या करती है, गर्म करने की कोशिश करती है। तो वहाँ रेस्पॉन्स करा जा रहा है कि बाहर के एनवायरनमेंट को समझा और अंदर रिएक्ट करा और चीज़ों को सेंस करने का और रिएक्ट करने का हमारी बॉडी वो सारे काम करती है। तो रेस्पॉन्स कर रही है हमारी बॉडी, है ना। अगर रेस्पॉन्स नहीं करेगी, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको लकवा मार जाता है, जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो उनका कोई हिस्सा, जैसे ये हिस्सा काम नहीं कर रहा, वो जैसे जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहता है, उसको उठा उठा के अदर जो भी डेली रूटीन के वर्क हैं वो करवाने होते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जब आपका ये हिस्सा या पूरी बॉडी ही काम नहीं हुई करेगी, पैरालाइज्ड हो जाएगी, तो आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाओगे। इसलिए जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आओ, आइए, मूवमेंट। भाई मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घूमोगे फिरोगे नहीं, जाम हो जाओगे, तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी नहीं। अब नए ज़माने में नई नई चीज़ें हो रही है, नई जनरेशन नए नए तरीके के काम कर रही है, सिर्फ लैपटॉप पे बैठी रहती है, मोबाइल्स पे बैठी रहती है, और मोबाइल्स पे लैपटॉप से बैठे रहने के कारण उनकी आंखें खराब हो जाती है, उनका पेट मोटा हो जाता है, अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी डिसीजेज हो रही है। क्या पहले के ज़माने में ऐसा होता था? नहीं, क्योंकि वो घूमते फिरते रहते, काम करते रहते थे। मूवमेंट हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मूवमेंट नहीं करोगे तो आपकी सबसे मेन चीज़ तो आपका मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हुआ और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी डिसीज़ हैं वो आपकी बॉडी के अंदर घर करना शुरू हो जाएंगी। तो अगर मूवमेंट भी नहीं होगा तो भी आपकी जो लाइफ है वो भी वो प्रॉब्लम होगी, है ना। आगे आइए, reproduction. For most people, reproduction refer to the formation of a new person, that birth of a baby. In this way, life is transmitted from one generation to next through reproduction of the organisms. in reproduction के अंदर वो भी most important है। एक जनरेशन, वन जनरेशन क्या करती है, नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रोडक्शन के द्वारा एक जनरेशन अपने जीन्स दूसरी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करती है। अगर कोई एनिमल का बच्चा है, जब वो एक नया एनिमल क्रिएट करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा, तो अगर मान लो कुत्ते का बच्चा ही है तो कुत्ते का बच्चा ही तो पैदा होगा। अगर शेर का बच्चा है तो उसको शेर का बच्चा पैदा होगा, एनिमल का बच्चा है तो एनिमल का बच्चा पैदा होगा। तो यहाँ रिप्रोडक्शन में सेम ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग बना रहा है। अब बर्ड्स हैं तो बर्ड्स क्या कर रही है, एक और नया ऑफस्प्रिंग बना रही है, मतलब वे बर्ड्स ही तो बना रही है। क्या बर्ड्स को आदमी का बच्चा हो जाएगा क्या? एनिमल को, कुत्ते को पता चल रहा है कि इंसान पैदा हो गया, हो सकता है ऐसा? शेर को पिल्ला पैदा हो गया, नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे जीन्स हैं वो हम अपने जीन्स दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण वो हमारे जैसा ही लगता है। उसको 2 हाथ दिए होते हैं, 2 पैर दिए होते हैं, 2 कान दिए होते हैं, नाक दी होती है, ये सारी चीजें दी होती है थ्रू अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। आइए, ग्रोथ इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब अगर आप न्यूबॉर्न बेबी ही रहोगे, इन्फेंट ही रहोगे, तो जब बड़े होगे ना चलोगे ना फिरोगे, ग्रोथ ही नहीं होगी, तो आप कैसे जीवन जियोगे? छोटे बच्चे मम्मा गोद में ही लेके खिलाती रहेगी, है ना। तो ग्रोथ भी मस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ एक चीज और आपको देखने को मिल रही है इस चार्ट में, सेल डिवीजन दिया है और सेल ग्रोथ दी है, 2 कंडीशंस दी है। सेल डिवीजन में एक सेल दूसरी सेल बना ले रही है, मतलब एक सेल है उससे अदर और सेल बन गई। यहाँ सेल ग्रोथ का मतलब एक सेल ही है और वो बड़ी होती हुई जा रही है, बड़ी, वो सेल ही बड़ी हो रही है, वो डबल नहीं कर रही, वो बड़ी हो रही है, उसे ग्रोथ बोलते हैं।
सेल डिवीजन मतलब एक सेल दूसरी सेल में टूट जा रही है, एक सेल दूसरी सेल को बना रही है, तो वो सेल डिवीजन कहलाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना इस चार्ट में कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, है ना। आगे आ जाओ। Differentiation is a developmental process by which unspecialized cells change into specialized cells with distinctive structural and functional characteristics through differentiation cells development into tissue and organ. Differentiation में आपको यहाँ काफी सारी cells की structure दिख रही है. This is the sex cells, this is the immune cell, epithelial cells, नर्वस सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स, मसल सेल्स, और ये क्या है, स्टीम सेल्स। तो स्टीम सेल्स से ही बाकी सेल्स बनती हैं अलग अलग। तो आप एक एग्जांपल समझ सकते हो डिफरेंशिएशन में। यह डिफरेंशिएशन का मतलब है, एक मुहावरा आपने सुना होगा, वो क्या, कौन सा मुहावरा है, जाको काम ओ को साजे और करे तो डंका बाजे, ऐसे कुछ करके है ना, जिसका काम उसको साजे और करे तो डंका बाजे। तो यहाँ एग्जाम्पल वही सूट बैठ रहा है। ये फैट सेल्स हैं। फैट सेल्स क्या करती हैं भाई, आपकी बॉडी के अंदर फैट बनाती है। यहाँ बोन सेल्स हैं तो ये बोन्स क्रिएट करेंगी। ये ब्लड सेल्स हैं तो ये ब्लड के अंदर जाएंगी। यहाँ नर्वस सेल्स हैं तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर जाती है। एपिथेलियल सेल है स्किन के अंदर, मींस इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के अंदर है। इम्यून सिस्टम मतलब आपकी इम्यून सेल्स हैं तो ये कहाँ है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर है। सेक्स सेल्स हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। सारे के सारे सिस्टम्स तो अलग अलग है। अब ये आपका लंग्स है। लंग्स का क्या काम है, अगर सिंपल भाषा में समझो तो लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना। तो जो इसकी लंग्स की सेल्स होंगी, क्या वो, यहां हम दूसरी बना लेते हैं, ये आपका स्टमक, क्या इनकी सेल्स को निकाल करके स्टमक में लगा देंगे तो ये स्टमक का काम करने लगेगी? नहीं, नहीं करेगी ना। अगर स्टमक की सेल्स हम हार्ट में लगा दे तो वो हार्ट का काम करने लगेगी? भाई स्टमक की सेल्स स्टमक का ही काम करेगी, लंग्स की सेल्स लंग्स का, हार्ट की सेल्स हार्ट का। तो हर एक ऑर्गन अपनी स्पेशल सेल्स लिए हुए हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट है और वो अपना अलग अलग वर्क कर रही है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन इसलिए जरूरी है कि जो फंक्शन, जो ऑर्गन जो सा भी काम कर रहा है वो उसी के लिए बना हुआ है, ना कि अदर चीजों के लिए बना हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, रेस्पायरेशन। भाई रेस्पायरेशन भी बहुत जरूरी है, सांस लेना। विदाउट ऑक्सीजन तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। एक सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो हम सीधा ऊपर। तो यहां रेस्पायरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर खाना खा रहे हो उसको पचाओगे नहीं, वेस्ट बाहर नहीं निकालोगे और खाते ही चले जाओगे तो क्या अंजाम होगा? डाइजेशन तो जरूरी है ना। खाना जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करके अच्छा मटेरियल रख लेना और वेस्ट मटेरियल को बॉडी के एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू बाहर कर देना। तो वो डाइजेशन में डाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आओ। एक्सक्रिएशन से बॉडी का वेस्ट भी निकलना जरूरी है। अगर वेस्ट नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए यहाँ पे एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रिएटरी जरूरी होना चाहिए। आगे आइए, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अगला टॉपिक है आपका।
भूख लग रही है, इतनी जल्दी भूख भी लग गई आपको। चलिए होम्योस्टेसिस पढ़ना है अब हमने। होम्योस्टेसिस सिंपल भाषा में कितनी बार बताया है कि होम्योस्टेसिस इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है और बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को उसकी तरह ढालने की कोशिश करता है। मीन्स बाहर अगर ठंडा है तो बॉडी को क्या करेगा भाई, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है और हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को क्या कर रही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। अगर बहुत ठंड लगेगी और बॉडी के ऑर्गन्स उस ठंड में काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी उसको खुद में ढालने की कोशिश करती है थ्रू द होम्योस्टेसिस प्रोसेस। जैसे कि अगर हम बहुत गर्म इलाके में पहुंच चुके हैं तो बॉडी क्या करती है, अंदर के बॉडी टेम्परेचर को ठंडा रखने की कोशिश करेगी थ्रू द स्वेटिंग। तो हमें बहुत पसीना आना शुरू हो जाएगा और बॉडी उसको कंट्रोल करेगी कि भाई अंदर तुम ठंडे रहो, ठंडा 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 करने की कोशिश करती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी दीज इंक्लूड कंट्रोल ऑफ। तो होम्योस्टेसिस बेटा, जितने बच्चे नए हैं उनके लिए सुन लो, याद करना ही करना है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको होम्योस्टेसिस तो आना ही आना चाहिए। ओके, तो एग्जाम में ये बनेगा ही बनेगा। होम्योस्टेसिस में होम्योस्टेसिस बेसिकली 3 काम करता है, मतलब 3 वर्क फंक्शन करता है। ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर लेवल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और वाटर लेवल को मेंटेन करता है ना। तो इन तीनों चीजों को आपने याद रखना है। होम्योस्टेसिस क्या करता है, पहली चीज तो जो हमारा ब्लड है हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। दूसरी चीज हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और तीसरी चीज बॉडी के वाटर को मेंटेन करता है। तो 3 कंडीशंस होम्योस्टेसिस द्वारा करी जाती है ना। चलिए आगे आओ। ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, सो इफ द लेवल फॉल्स बिलो दिस द नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। तो यहाँ ये लेक्चर पढ़ने से अच्छा है ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। सीधा आते हैं पॉइंट पे। बहुत बार मैंने ये बताया है, जितने बच्चों ने देखे होंगे लेक्चर तो शायद उन्हें ये चार्ट अब तक याद भी हो गया होगा और उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया होगा, है ना। उनको ये बनाना आ भी गया होगा। सिंपल भाषा में समझो इस चार्ट के बारे में। तो पहली कंडीशन क्या थी होम्योस्टेसिस की, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो उसे नॉर्मल पोजीशन में लाना, अगर ग्लूकोज लेवल घट रहा है तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना। तो ये काम है होम्योस्टेसिस का। हाँ जी, यही काम है। तो ये चार्ट अगर होम्योस्टेसिस आ रहा है, बना के धड़ल्ले से बना के आना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इस चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे समझो इस चार्ट में क्या है, 2 कंडीशन है। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो यहाँ, अगर ग्लूकोज लेवल घट रहा है तो ये कंडीशन है। तो कंडीशन नंबर 1 पे जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। और बढ़ने के कारण क्यों बढ़ा, हमने शादी में गए, शादी में बस कुछ नहीं खाया, काजू कतली खाई, समोसे रसगुल्ले खाए, सारी मीठी मीठी चीज़ खाई, आइसक्रीम खाए, बहुत सारी चीज़ खाई और घर आके हम पड़ गए बिल्कुल बिस्तर पे। तो हमने अपना शुगर लेवल नपाया और शुगर लेवल हमारा आ गया, बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही शुगर लेवल बढ़ा तो यहाँ हमारा होम्योस्टेसिस एक्टिवेट कैसे होगा। तो यहाँ एक ग्लैंड प्रेजेंट है, पेनक्रिया ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पेनक्रिया। ये स्टमक के आसपास रहती है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ोगे तो वहाँ पेनक्रिया देखोगे, वहाँ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे
पेनक्रिया ग्लैंड क्या करती है, जस्ट अ सेकेंड भाई, यहां हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स। अब इसके अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, राइज हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर्स भागे भागे जाते हैं ब्रेन के पास, क्योंकि सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है आपका, ये अत्तमाजी सटकली, ये ब्रेन करता है। और ये ब्रेन जब पता चलेगा इसको कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो ये ऑर्डर देगा इस पेनक्रिया को, और ये पेनक्रिया भाई साहब उठेंगे। जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आया, इन्होंने अपनी जागरूकता दिखाई कि हाँ जी भाई साहब मैं आज जिंदा हूं, बताइए मुझे क्या काम करना है। तो ब्रेन बताएगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तुम्हें कम करना है, तुम्हें नॉर्मल करना है, कम नहीं करना, नॉर्मल करना है। तो पेनक्रिया उठेंगे, और पेनक्रिया के अंदर होती है 2 सेल्स, कौन कौन सी, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। तो अभी की कंडीशन बन ये रही है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो पेनक्रिया सेल्स क्या करेंगी, पेनक्रिया ग्लैंड क्या करेगी, बीटा सेल्स को रिलीज करेगी। क्या करेगी जी, बीटा सेल्स को रिलीज करेगी। और बीटा सेल्स क्या करेगी, ये हार्मोन रिलीज करेगी। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कराया जाएगा। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन करता है जी ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइको बन गया ना, स्पेलिंग गलत हो गई, ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन हार्मोन ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को ले करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लाइकोजन को इस लीवर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर करा जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। और जैसे ही ब्लड के अंदर से ग्लूकोज लेवल कम हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो गया। ये लीजिए, तो हमारा नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना होना चाहिए, 90 mg/100 ml। बात समझ में आ रही है। वही सेम कंडीशन, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल घट रहा है तो क्या होगा, वही सेम, रिसेप्टर्स भागेंगे ब्रेन के पास, ब्रेन ऑर्डर देगा पेनक्रिया को, और पेनक्रिया एक्टिवेट करेगा अल्फा सेल्स, और अल्फा सेल्स रिलीज करेगी दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन को रिलीज करेगी, और ग्लूकागोन क्या करेगा, ये करता है ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रखा है उसको वहां से लेके ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज में। क्या करेगी, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ब्लड के अंदर मिलके नॉर्मल लेकर के आ जाएगा। बोलो बोलो, समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही? हाँ जी बिल्कुल कोमल प्रजापति, आपने बिल्कुल सही कहा। ब्रेन इज किंग एंड होल बॉडी इज सर्वेंट। भाई ब्रेन हमारा राजा है और सारी की सारी क्या है, सर्वेंट है, उसकी प्रजा है। तो जैसा राजा बोलेगी वैसा प्रजा को करना पड़ेगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए। करना तो करना ही है भाई, राजा का ऑर्डर है, नहीं तो राजा जी सजा दे देंगे। पहली कंडीशन समझ में आ गई आपकी ग्लूकोज की। होम्योस्टेसिस का पहला पॉइंट हमारा क्लियर कि ब्लड होम्योस्टेसिस क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। समझ में आ गई? चलिए आगे आइए। बॉडी टेम्परेचर पे आ जाते हैं। When we get too hot, the hypothalamus sends impulses to the skin which cause 3 things to happen। तो यहाँ
बॉडी टेम्परेचर भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। तो तीन कंडीशंस, तीन चीजें हैपन होती है, तीन कंडीशंस होती हैं जो कि क्या करती है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टू हॉट, ध्यान से इसको पढ़िए, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो रहा है, मतलब हम किसी गर्म इलाके में पहुंच गए और बॉडी भी हमारी गर्म हो रही है, तो वहां एक और ग्लैंड काम करती है। कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये इम्पल्सिस सेंड करती है। जब आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इम्पल्सिस क्या है। इम्पल्सिस एक तरीके के सिग्नल्स हैं, ये एज अ सिग्नल काम कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को लेकर के जाते हैं बॉडी पार्ट्स के पास और एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। कुछ यहाँ पे हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या कर रही है, यहाँ पे हॉर्मोन्स रिलीज करती है। ये इम्पल्सिस रिलीज कर रहा है जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। तो तीन कंडीशंस क्या क्या है, सीधा लिखा हुआ है, अवर हेयर्स लाई फ्लैट सो लेटिंग मोर हीट आउट, सेकेंड कंडीशन वी स्वेट, थर्ड मोर ब्लड गोज थ्रू द स्किन, दिस एक्ट लाइक अ रेडिएटर टू रेडिएट आउट हीट। तो तीन कंडीशन में पहली चीज है, आप जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप देखना कभी आपके हेयर्स है ना फ्लैट टाइप के दिखने लगते हैं, आपको फ्लैट हो जाते हैं ये। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो बहुत स्वेटिंग होती है। यहाँ पे मोर ब्लड, जो आपका ब्लड रेगुलेशन है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, फास्ट हो जाता है यहाँ पे गर्मी के कारण। चलिए आगे आइए, वाटर लेवल, बॉडी के अंदर वाटर लेवल को भी होम्योस्टेसिस द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ वी हैव टू किडनी विच आर इन अवर लोअर बैक जस्ट वेयर योर बेल्ट गोज, देयर जॉब इज टू क्लीन द ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट अनवांटेड मटेरियल सच एज यूरिया, एक्सेसिव वाटर, साल्ट एंड आयंस। तो हमारी बॉडी में दो किडनीज है, सबको पता है क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। ये ब्लड को फिल्टर करती है और कोई भी अगर एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि यूरिया, ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, तो ये बॉडी के अंदर रहना खतरनाक है। एक्सेसिव वाटर, अगर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो रही है तो किडनी के द्वारा ये फिल्टर करके बाहर कर दिया जाता है थ्रू द यूरिन, है ना। कुछ आयंस, कुछ साल्ट्स, तो कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है अगर कंसंट्रेशन ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है तो। द किडनी प्रोड्यूस यूरिन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड selective reabsorptions of useful substances such as glucose, some ions and water। तो वही बोला जा रहा है, किडनी क्या काम करती है, यूरिन को प्रोड्यूस करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर करती है। ब्लड को उनने फिल्टर किया और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ब्लड के अंदर से, जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव चीजें थी उसको बाहर करके रीअब्जॉर्प्शन का काम भी किडनी करती है, मतलब अच्छी चीजों को रख लेती है। कैसे, ग्लूकोज को, कुछ आयंस को, कुछ वाटर्स को रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का काम और फिल्ट्रेशन का काम किडनी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो यहाँ किडनी हेल्प करती है और यहाँ पे होम्योस्टेसिस कंडीशन, होम्योस्टेसिस के द्वारा कंडीशन पूरी करी जाती है। बात क्लियर? ब्लड टॉपिक जब आपको पढ़ाया जाएगा तो जब पूछना, अभी यूनिट वाइज हम लोग चल रहे हैं तो यूनिट वाइज पढ़िए आप लोग। तो भाई आप लोग पढ़ नहीं रहे, बातें ज्यादा कर रहे हो हैं। चलिए कोई नहीं, इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा पढ़ाने का काम है और आप लोग का पढ़ने का काम है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नुकसान होना है तो आपका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स।
तो यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स है जो आगे सेमेस्टर्स में जैसे डायरेक्ट आपसे वर्ड पूछ लिया जाएगा, उसका मीनिंग आपको नहीं बताया जाएगा, तो उसके लिए कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, सीधा सीधा लिखा है कुछ टर्म्स के बारे में, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर। सुपीरियर का मतलब है टूवर्ड्स द हेड, मतलब ऊपर। सुपीरियर मतलब ये जो हेड वाला हिस्सा, इससे ऊपर ऊपर का पार्ट सुपीरियर कहलाता है। इंफीरियर टूवर्ड्स द बॉटम, मतलब नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट इंफीरियर कहलाता है। एंटीरियर टूवर्ड्स द फ्रंट, एंटीरियर मतलब सामने, फ्रंट पे। पोस्टीरियर टूवर्ड्स द बैक, मतलब पीछे। मिडल मतलब बीच में। लैटरल मतलब साइड में। इंटरनल मतलब अवे, क्या लिखा है, इंटरनल मतलब अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस से दूर। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। प्रॉक्सिमल अवे फ्रॉम द मेन मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मेन मास से दूर, प्रॉक्सिमल। डिस्टल मतलब दूर। विसरल मतलब रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को ही विसरल्स बोलते हैं। पैराइटल रिलेटेड टू द बॉडी वॉल्स, बॉडी वॉल्स, बॉडी वॉल जितनी भी हमारी ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल। हाँ जी बिल्कुल, सर जी भी लाइव क्लास में है, तो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपने पढ़ना है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल एंड फंक्शंस। ओके भैया, ओके। सेल थ्योरी, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सीधी बात है, सेल ही हमारी लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर सेल नहीं होती तो हम भी ना होते। जैसे एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उस तरीके से हमारी कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। सेल के बिना हमारी कंप्लीट बॉडी इम्पॉसिबल थी। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट बताया है, स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है हमारी लाइफ की। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। तो सभी की सभी सेल्स क्या करती हैं, सेल डिवीजन करती। एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तो सेल डिवीजन प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे, डोंट बी वरी। आगे आ जाइए। टू टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स दो तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरियल सेल्स आ जाते हैं। ये सिंगल सेल होती है, इसमें बस एक सेल होती है, एक सेल से आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर कैसा है ये सिंगल सेल्यूलर होता है। फिर आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरीके की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, जस्ट अ सेकेंड, यहां लिख देते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स आ जाते हैं और प्लांट सेल्स आ जाते हैं। तो एचएपी के अंदर हमने स्टडी करनी है ओनली एनिमल सेल के बारे में, और बाकी स्टडी नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ प्रोकैरियोटिक को देख लो। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल सेल होता है, यूकैरियोटिक के अंदर मल्टी सेल्यूलर होता है, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर के यूकैरियोटिक सेल्स बनती हैं। मतलब एक हमारे अंदर हम कैसी हैं, हम क्या हैं, हम यूकैरियोटिक सेल्स हैं, क्योंकि हम बहुत मल्टीपल सेल से मिलकर के बने हुए हैं। बैक्टीरिया क्या है, सिर्फ एक सेल से बैक्टीरिया बन जाता है। तो हम यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं, और बैक्टीरिया
प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये एक हमारी सेल है और इस सेल की एक पूंछ भी होती है जिसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं, और ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। और इस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ये भी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं, पिल्लाई। और इसमें जो ये राइबोस, ये जो आपको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है रेड रेड कलर का, इस सेल के अंदर एक प्लाज्मा, मतलब इसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म, ये ब्लू कलर का। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ रहता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसके कारण ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। तो वहाँ यूकैरियोटिक के कंडीशन में कुछ अलग है। यूकैरियोटिक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। भाई ये राइबोसोम्स है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो सभी के ऊपर कवरिंग होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई भी अदर मेम्ब्रेन नहीं होती है। बस सेल के अंदर जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड में ऐसे भरा हुआ है अदर ऑर्गेनिल्स भी, तो इसीलिए ये पूरे में आपको फैला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं चढ़ी हुई, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। यूकैरियोटिक सेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेल 110% आना है, होम्योस्टेसिस इंपोर्टेंट है, सेल इंपोर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट में से आपको ये दोनों के दोनों तो करने ही करने हैं। समझ में आ रही है जी बात, सेल और होम्योस्टेसिस। आ जाओ, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना, तो ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल्स के अलग से आपको एक आज फोल्डर भी मिल जाएगा, हर एक का डायग्राम आपको कैसे बनाना है। तो 6-7 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वो आज या मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएंगी। अगर आपको डायग्राम बनाने सीखने हैं तो उनसे आप बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ सेल की स्ट्रक्चर देख लो, सेल की स्ट्रक्चर ये है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें, जैसे भाई एक एग्जाम्पल ले, आप मार्केट जाते हो और मार्केट से जा करके एक झोला घर से लेके जाते हो और उसमें बहुत सारी सब्जियां भर के ले आते हो, आलू वहीं, प्याज वहीं, टमाटर वहीं, एक ही झोले के अंदर, कोई उसके अंदर अदर पॉलिथीन नहीं, एक ही झोले के अंदर सारी चीजें भर के ले आए। वो क्या हो गया, वो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब मार्केट गए, मार्केट में आपने एक से आलू खरीदे तो उसको पॉलिथीन में लिया, अपने झोले में रख लिया, दूसरे से टमाटर खरीदे, पॉलिथीन में लिया, अपने झोले में रखा, एक से मिर्च ली, पॉलिथीन में ली, वो भी झोले में रखा। तो अलग अलग पॉलिथीन में आपने लिया और अपने झोले में रखा, तो वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं वो अपनी अपनी कवरिंग में हैं, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? आइए, तो यहां पे ये सेल की स्ट्रक्चर है। ये सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स के नाम है अलग अलग। दिस इज द न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या करता है, सेल का मास्टरमाइंड है। सभी सेल्स के जो अदर ऑर्गेनिल्स है उनको काम बताता है, मतलब कंट्रोलर है। मास्टरमाइंड मतलब सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये है न्यूक्लियस। यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स छोटे छोटे, ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं, दिस इज द प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करते हैं, ये गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसपोर्टेशन एज ए ट्रांसपोर्टर भी मान सकते हैं, जो यहाँ सब्सटेंसेस है उनको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेल का कब्र गृह लाइसोसोम्स है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि खराब सेल्स को या डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है।
और जी आपका साइटोसोस, ये जो आपको फ्लूइड भरा हुआ है सेल के अंदर उसको हम साइटोसोस बोलते हैं या फिर साइटोप्लाज्म बोल लो। और इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और हर एक के ऊपर इसी तरीके से कवरिंग चढ़ी हुई होती है। एक ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यहां ये रहा, इसका क्या काम है बताइए, कौन मुझे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क बताएगा, जल्दी फास्ट आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, किसका आंसर आना है। बोलो, चलिए। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इस तरीके से ग्रेन्यूल्स चिपके हुए रहते हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जो राइबोसोम्स है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। न्यूक्लियस के अंदर तो आपको मालूम है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे क्रोमोसोम्स हो गए। क्रोमोसोम्स को आप अंदर और देखोगे, अंदर और स्टडी करोगे तो उसमें डीएनए आरएनए नजर आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आगे आ जाओ, यहां आप सेल के पार्ट देख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की। मतलब जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है सेल की, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। कैसे जी, कैसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसी, ये लाइक दिस एक हेड होता है और उसकी ऐसे पूंछ होती है, ये हेड और ये पूंछ, ठीक है। और यहां से भी ये हेड होता है और ये टेल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है वो वैसी ही है। दिस इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड से ये लेयर जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है, इसे हम फोस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। और इसका टेल वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो यहाँ हाइड्रोफोबिक में लिपिड मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं और हाइड्रोफिलिक में वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन हमारी, भाई ये हमारी कोई सेल है, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा होगा आपको, चलो दिखेगा, ये हमारी सेल है और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और ये बाहर है सेल की मेम्ब्रेन। तो ये सेल की मेम्ब्रेन का क्या काम है, पहला तो भाई प्रोडक्शन का ही काम है, और दूसरा है सेल के अंदर से कुछ न्यूट्रिशन पार्ट्स को बाहर पहुंचाना और सेल के बाहर से कुछ न्यूट्रिशन को लेकर के अंदर देना। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चीजों को अंदर लाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही चीजों को बाहर भेजा जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो दो तरीके से बनी हुई है। हेड पार्ट इसका कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो इसी वजह से जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इजीली मेम्ब्रेन से क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। कैसी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्यों सेमी परमिएबल का मतलब, कुछ चीजों को ये अंदर आने देती है, कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट इजीली कर देती है, नॉर्मली पता भी नहीं चलता। तो कुछ को तो इनने अंदर आने दिया और कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ सब्सटेंसेस को इसने अंदर आने नहीं दिया, तो उसी को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ ये मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इसलिए ऐसी है
कि भाई कुछ कंपोनेंट जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको पहले देखा जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और तब जाकर के वो सेल के अंदर घुसे। नहीं तो कोई ना कोई भाई बिना परमिशन के कोई भी घुसा चला आएगा। अगर यहाँ ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कोई भी आ जाएगा, चोर उचक्के। जैसे एक कॉलोनी होती है और कॉलोनी पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है कि भाई देखता है कि पर्सन जो ये पीपल अंदर घुस रहा है कॉलोनी के, वो अच्छा है या बुरा है या कैसा है, उसको देखता है, निगरानी रखता है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन वही काम करती है। सेल के अंदर कोई ऐसा शख्स, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस ना घुस जाए जो हमारी सेल को हार्म करे, तो इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन पे इस तरीके के बैरियर बने हुए होते हैं। तो इसमें अब हमारे कुछ बड़े सब्सटेंसेस क्रॉस ही नहीं कर पाते, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग चैनल्स बने हुए, अलग मैकेनिज्म बना हुआ होता है। तो कुछ मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ सेल के अंदर चीजें आती हैं और सेल से चीजें बाहर जाती हैं। समझ में आ रही है चीजें? चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो और भी अच्छी बात है। चलिए, इनसाइड द सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है? डायरेक्ट सेल एक्टिविटी। न्यूक्लियस हमारी पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक इसकी कवरिंग है जो कि साइटोप्लाज्म से उसको सेपरेट कर रही है। भाई अगर हम अपना बैग लेके मार्केट में जाएंगे और आलू खरीदेंगे और आलू को भी एक पॉलिथीन में रखेंगे तो वो तो हमारे बैग से सेपरेट ही हो जाएगी ना, क्योंकि हमने उसको अलग पॉलिथीन में रखा है। रखा उसी बैग के अंदर है लेकिन अलग पॉलिथीन में रखा है। कंटेन जेनेटिक मटीरियल लाइक डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, ये हमारे सारे जेनेटिक मटीरियल्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है भाई? उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो जस्ट लाइक मेम्ब्रेन का ही तो वर्क कर रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर चढ़ी हुई रहती है। आगे आ जाइए, क्रोमोसोम्स। इन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं मेड ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? डीएनए बनाते हैं। डीएनए ही क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस क्रोमोसोम्स के द्वारा करी जाती है। कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्रोमोसोम्स हमारी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये हमेशा पेयर में होते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके की नजर आती है। तो ये पेयर में है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। और ये 23 पेयर में रहते हैं, है ना। और जैसे ही आप इसको जूम करोगे, देखो यहाँ स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दी गई है, डीएनए कैसे बन रहा है। तो यहाँ ये हमने क्रोमोसोम्स लिया, इसका एक हिस्सा हमने जूम किया तो स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। यहाँ स्ट्रक्चर में अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है तो ये क्या है? ये हमारा डीएनए है। इसको और जूम करते हैं तो हम क्रोमोसोम्स को अगर ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है तो हमारा आरएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या काम करते हैं? डीएनए डीएनए को अगर पढ़ने जाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी इतना समझो। डीएनए बेसिकली, डीएनए से ही हमारा पता चलता है कि भाई ये इस बच्चे का फादर है, ये इस बच्चे की मदर है। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए वो बहुत हेल्प करता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि अब जैसे एक जनरेशन ने नई जनरेशन को जन्म दिया, ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, अब उसके हाथ, उसके पैर, 2 ही हाथ है उसके, 2 ही पैर है, 2 ही आंख है। ये डीएनए ही डिसाइड करते हैं कि अगर कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ता ही पैदा होता है, इंसान का बच्चा है तो इंसान पैदा होता है। तो वो इन डीएनए की वजह से ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में और एक उसी के जैसा नई ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं थ्रू द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे आइए। Nucleolus is the largest nuclear organelle
and is the primary site of ribosomes subunit biogenesis in eukaryotic cells। तो न्यूक्लियोलस क्या है, प्राइमरी साइट्स है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या करती है, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। समझ में आ रहा है। साइटोप्लाज्म सिंपल भाषा में सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ आप सीधा देख सकते हो जो स्काई ब्लू कलर का है, सेल के अंदर ये फ्लूइड है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये सभी ऑर्गेनेल्स को इजीली मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा जो सभी ऑर्गेनेल्स है इजीली मूवमेंट कर सके। आगे आ जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया है दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं बताइए, बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके हुए रहते हैं, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, और ये देखो डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज द राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट राइबोसोम सीधा सेल के अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं वो राइबोसोम्स कहलाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आगे आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पावर नहीं मिलेगी तो ये हम डोले शोले कैसे दिखाएंगे, हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर दो साइकिल चलती है, वन इज क्रेब्स साइकिल, सेकंड इज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। और इन दोनों से निकलती है एनर्जी बनती है एटीपी के रूप में। क्या? एटीपी, दिस इज द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्गी बॉडी, प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट्स, ये क्या है? प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट है। मूव मटेरियल विद इन द सेल, एज ए ट्रांसपोर्टर भी ये काम कर रही है। सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस है, जो मटेरियल है, उसको मूवमेंट भी करवा रही है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेकर के जाती है गोल्गी बॉडी। ठीक है, सेल के अंदर मतलब जो गोल्गी बॉडी है जो सेल के बाहर है, बाहर से अंदर जो सब्सटेंस आ रहा है उसको भी ट्रांसपोर्ट करवाती है, और सेल के अंदर से बाहर जो सब्सटेंस जाना है उसको भी ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है गोल्गी बॉडी। फिर आ जाओ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या काम करता है? डाइजेस्टिव प्लांट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को डाइजेस्ट करता है। तो एक तरीके से ये सेल का कब्रगृह भी है, डेड सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन? लाइसोसोम्स। ठीक है। वोक्यूल्स, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक फॉर स्टोरेज, डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल। तो यहाँ पे वोक्यूल्स क्या है? एक वाटर स्टोरेज कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है। तो सेल के अंदर वोक्यूल्स मीन्स वाटर को स्टोर करता है। ये जी वाटर को स्टोर कर रहा है यहाँ। समझ में आ गई इतनी बात? किसी को कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और सेल डिवीजन, दो टॉपिक है। पहला हम करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से सेल सब्सटेंसेस को सेल के बाहर से अंदर लाया जाता है और सेल के अंदर से सेल के बाहर भेजा जाता है। तो वहां पे कुछ, अरे पीछे जाओ। Transport across the plasma membrane occur unaided in simple diffusions, that is molecules of gases such as carbon dioxide, oxygen, as well as small molecules like ethanol enter the cell by crossing the cell membrane without the assistance of any permeases। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है सेल हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है?
सेल मेम्ब्रेन इज द सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल में क्या होता है, कुछ चीजों को अंदर आने दिया जाता है और कुछ को नहीं आने दिया जाता। तो यहाँ जो जिसको अंदर आने दिया जाता है, तो यहाँ देख लीजिए, gases such as carbon dioxide, oxygen as well as some small molecules like ethanol enter the cell। ये बिना किसी परमिशन के इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो कुछ गैसेस और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली सेल के अंदर से बाहर चले जाते हैं और सेल के बाहर से अंदर आ जाते हैं, लेकिन रह जाते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े सब्सटेंसेस भाई, जिनको जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे लिपिड्स हो गए, ये इनको भी तो अंदर जाना है, तो वो कैसे जाएंगे, तो कुछ मैकेनिज्म के थ्रू अंदर भेजे जाते हैं और अंदर से बाहर भेजे जाते हैं। वही चीज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ सीधा स्ट्रक्चर आपने ऐसे ही बनाना है। सेल की जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है और ये बाइलेयर्ड। इसकी हेड पार्ट कैसे नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब लिपिड का बना हुआ होता है, और ये वाटर का। तो यहाँ पे कुछ बड़े सब्सटेंसेस को किसी न किसी चीज की मदद लेनी पड़ती है जिससे कि ये सेल के अंदर एंटर कर सके। तो यहाँ लिखा हुआ है जी, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अवर बॉडी। दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल न्यूट्रिशंस लाइक वाटर ऑक्सीजन टू द सेल्स। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स against the concentration gradient. Does it require chemical energy to transport the component from an area of lower concentration to an area of higher concentration? तो यहाँ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ही। यहाँ पे द बायोकेमिकल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड टिश्यूज, यहाँ किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी कंपोनेंट्स है उनको अंदर लाने के लिए। आगे आइए, सेल मेम्ब्रेन दो तरीके के हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, तीन तरीके के प्रोसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप्स और कॉन्ट्रास्पोर्ट ये आता है, इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है सेल को, वो जो सब्सटेंसेस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्रॉस करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन जनरल वी ह्यूमंस मेक use of different means of transportation. Similarly, the living system include plant, animals. Human has an amazing network of transportation system involved in circulating food, minerals, hormones, oxygen, carbon dioxide, waste product, etc. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली एनर्जी की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और इन चीजों को हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो कंडीशन हो रही है, एक डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट मतलब डिफ्यूजन मेथड, और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा है ऑस्मोसिस। ये तीन मेथड्स के थ्रू हम सेल के अंदर चीजों को भेजते हैं और वहां से चीजों को उसकी मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से अंदर। तो यहाँ डिफ्यूजन मेथड में क्या हो रहा है, कौन बताएगा मुझे डिफ्यूजन मेथड में क्या हो रहा है।
यहाँ हाई कंसंट्रेशन से मटेरियल लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होता है। फैसिलिटी डिफ्यूजन में लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन मींस ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों में बात अलग है। ये सेल के बाहर से, अगर सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो, और सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अब यह सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये फैसिलिटी डिफ्यूजन के द्वारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। मतलब सेल के अंदर से बाहर जा रहे हैं और इस सेल के बाहर से अंदर जा रहे हैं। सेल के बाहर से अंदर मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस, सेल के अंदर से बाहर मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन। समझ में आई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन बताने की जरूरत नहीं है, बता चुके हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस। तो यहां पे बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमारा मटेरियल जाता है। सिंपल डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सेम वही है, हाई कंसंट्रेशन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो रहा है, आयंस और मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहे हैं। The molecules which are large and insoluble require a carry substances for their transportation through the plasma membrane. This process does not require any cellular or external energy. तो यहाँ तो हमें पहले ही पता चल गया था, पैसिव डिफ्यूजन है तो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो मतलब यहाँ कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे कुछ आयंस, जो स्मॉल आयंस होते हैं, वो तो इजीली विदाउट एनी एनर्जी क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कुछ तो हम अपने बैग में ही ले जाते हैं इजीली, लेकिन कुछ बड़े सामान अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जैसे चेयर हो गया, टेबल, बेड, तो उसके लिए हमें गाड़ी मंगवानी पड़ती है। तो यहाँ सेम वही है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए हमें गाड़ी मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, इजीली वो सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, सेल से बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ आयंस ऐसे बड़े होते हैं जिसके कारण हमें कुछ चैनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे कि वो सेल के अंदर चीज़ों को पहुंचा सके और सेल के अंदर से चीज़ों को बाहर पहुंचा सके। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, आयंस चैनल्स एंड aquaporin are some examples of facilitated diffusion. The cell membrane is permeable only to a few molecules that are smaller in size and non-polar. Therefore, facilitated diffusion with the help of transmembrane protein is important. कहाँ गया भाई? तो यहाँ आपको एक डायग्राम बनाया गया है। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमारा छोटा मॉलिक्यूल इजीली इससे क्रॉस कर गया, किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हमें यहाँ चैनल्स की जरूरत पड़ी, उन चैनल के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स एंटर करे, और भाई इनके लिए ये मॉलिक्यूल्स एंटर कर चुके हैं थ्रू द चैनल्स। और यहाँ कुछ कैरियर प्रोटीन बने हुए हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन पे बने हुए होते हैं, जिनकी हेल्प से जो सब्सटेंसेस है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्रॉस कर पाते हैं। तो यहाँ कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत होती है कि इससे ये बाइंड हो और ये एंटर कर सके। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में 3 कंडीशन हो रही है, या तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट घुस जा रहे हैं, या फिर किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछेगा तो आपको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम बनानी है, फिर उसको डिवाइड करना है कि भाई ये 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन
और पैसिव डिफ्यूजन। फिर पैसिव को क्लासिफाई कर देना, ये कितने टाइप के हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे डिफ्यूजन में सिंपल है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। फैसिलिटेटेड में भी सिंपल है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन बन रही है कि यहाँ अगर मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े हैं तो आयन चैनल की जरूरत पड़ती है क्रॉस करवाने के लिए, और प्रोटीन चैनल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ये रे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है चैनल सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए। आगे आइए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी क्या है, यहां हमारे बीच में एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप इसको बोल सकते हैं। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस। फिल्ट्रेशन तो आप सीधा घर में डेली यूज करते हो, डेली चाय बनाते हो और ऊपर का जो सॉलिड मटेरियल होता है छन्नी से उसको छान के नीचे का लिक्विड मटेरियल पी जाते हो, चाय बना के पी जाते हो। तो यहाँ फिल्ट्रेशन में भी वही है, जो सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब फॉर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में अलग कर लिया जाता है। सेपरेटिंग फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को लिक्विड से अलग कर दिया जाता है, और न्यूट्रिशन लिक्विड की फॉर्म में है तो उसको बॉडी को क्या कर दिया जाता है, बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी एंड टेक प्लेस अलोंग द concentration gradient. The kidney are an example of biological filter. The blood is filtered by the glomerulus and the necessary molecules are reabsorbed. सीधी भाषा में यहाँ लिखा है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन है उसको किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। किडनी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और जो ब्लड में आरबीसीज हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छान लेता है थ्रू द ग्लोमेरुल्स। किडनी के अंदर ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही होती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे आयंस हो गए, कुछ प्रोटीन्स या वाटर हो गया, उसको रीअब्जॉर्ब करके वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर किया जाता है चीजों को। ठीक है, ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाइए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर और अदर मोलिक्यूल्स pass through a selectively permeable membrane in order to balance the concentration of other substances. तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस भी वही है, यहाँ भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर भी बराबर है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फास्टर द रेट ऑफ osmosis. Also the rate of osmosis increase with the increase in temperature. There is a theory of conflict about the process of osmosis. Few biologists suggest the osmosis is an active transport and not passive transport. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस, वैसे तो हम बोलते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन से हमारा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा मॉलिक्यूल्स मूव करता है। तो यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आना चाहिए। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्यों आना चाहिए, ये आप लोग के लिए सवाल है, क्यों आना चाहिए जी? हाँ जी, सबका डायग्राम बना दोगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको डायग्राम देखने को मिल भी रहा है तो आप यहाँ डायग्राम बना भी सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल।
सिंपल भाषा में सेल डिवीजन क्या करता है, एक सेल से दो डॉटर सेल्स में बनना। तो एक सेल, जो सेल है एक सिंगल सेल, इस सेल को हम बोलते हैं मदर सेल, और इससे जो दो सेल्स बनेगी उन दोनों को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो रीजन ऑफ डिवीजन, क्या रीजन है डिवीजन करने के लिए? भाई लिखा है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर डिवीजन नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी? सेल अगर मल्टीप्लाई नहीं होगी तो हम तो जैसे पैदा हुए थे उतने ही रह जाने। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स, हमें चोट लग जाती है, हमारी सेल्स कुछ डैमेज हो जाती है, उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। मतलब एक मेल और एक फीमेल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, तो यहाँ सेल डिवीजन के थ्रू एक नई जनरेशन बनाई जाती है और मेल और फीमेल बनाए जाते हैं थ्रू द सेल डिवीजन। आगे आइए, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। बेसिकली सेल डिवीजन टू टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। हमारी बॉडी के अंदर 99% जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस प्रोसेस चलती है। 99% हमारे हाथ की सेल्स, मुंह की सेल्स, पेट की सेल्स, टांगों की सेल्स, सभी की सेल्स जो डिवाइड होती हैं थ्रू द माइटोसिस प्रोसेस। और मियोसिस प्रोसेस ओनली रिप्रोडक्शन सिस्टम में काम आती है। मतलब एक जनरेशन नई जनरेशन को पैदा करेगी तो वहां पे सिर्फ मियोसिस प्रोसेस, तो यहाँ 1% ही है। ठीक है, चलिए तो इसका हम चार्ट पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस में फेज होता है, 5 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेंस। प्रोफेज में क्या होता है, जो आपकी सेल है टूटने की कंडीशन पे, मतलब जो आपकी सेल है वो क्या करेगी, यहां हम स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। ये आपकी कोई सेल है और सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हैं। जितने ऑर्गेनिल्स हैं, जब ये डॉटर सेल बनाएगी, 2 सेल्स बनाएगी, तो जितने, और मान लो इसमें 10 ऑर्गेनिल्स हैं, तो इसमें भी 10 ऑर्गेनिल्स ही जाने चाहिए और इसमें भी 10 ऑर्गेनिल्स जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 उसको दे दिए, 7 इसको दे दिए, 5 उसको दे दिए, 5 नहीं, 10 इसके पास है तो 10 इसको देने हैं और 10 ही इसको देने हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा सेल डिवीजन करी जाती है। तो पहली चीज है प्रोफेज। प्रोफेज में जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। मेटाफेज, मेटाफेज क्या है? मेटाफेज सबसे बड़ा फेज है, ये स्टार्टिंग फेज है। दिस इज द स्टार्टिंग फेज एंड दिस इज द मेटाफेज, ये सबसे बड़ा फेज है। इसमें क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिल्स हैं वो अपने, इस बीच में एक लाइन है, अपने सेंटर पे पहुंचते हैं, यहां से ये, दिस इज द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं भाई, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, बीच में से उसको बांध देंगे, तो स्पिंडल फाइबर्स बांधने का काम करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये चीजों को बांध देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बांध दिया, लाइसोसोम बीचों बीच से बांध देते हैं कि आधा हिस्सा इसके पास जाए, आधा हिस्सा इसके पास जाए। तो यहाँ पे हमारी चीजें सारी कंप्लीट बंध चुकी है थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स। अब एनाफेज में क्या होता है, इनके टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, हमारा यहाँ जेनेटिक मटेरियल टूटा, ये अपने सेंटर में पहुंच के अलग अलग, ये क्रोमोसोम्स है, इतना पार्ट इसको दे दिया, इतना पार्ट इसको दे दिया, और फिर दो डॉटर सेल्स में टूट जाती है। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी हार्ड वाली बात नहीं है। मियोसिस में भी सेम है, लेकिन इसमें डबल फेज चलता है। डबल फेज कैसे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, चीजें वही है, लेकिन 2 बार साइकिल चलती है। क्यों 2 बार क्यों चलती है, हमारे क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ मियोसिस की कंडीशन में
एक साइकिल जब चलेगी ये पूरी प्रोफेज आएगा, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनती है वो 4 बनती है। ये हमारी सेल है, मदर सेल, और इससे बनेंगे डॉटर सेल्स। तो एक साइकिल से 23 पेयर, और दूसरी साइकिल मतलब ये आपकी एक डॉटर सेल, फिर इससे 2 डॉटर, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स, 23 पेयर इसके। दोनों क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स हमें करने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। तो यहां बात, सिंपल बात ये है, 2 फेज इसलिए चल रहे हैं, अगर हम एक सिंगल फेज ही चलाएंगे तो 46 क्रोमोसोम्स इस डॉटर सेल में, 46 क्रोमोसोम्स इस डॉटर सेल में आ जाएंगे, तो दोनों क्रोमोसोम्स 96 हो जाएंगे, और 96 में एक दानव जनरेट होगा। हमें एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स ही भेजने हैं। अगर उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो भी गलत है, अगर उससे कम जा रहे हैं तो भी गलत है। तो मियोसिस प्रोसेस में 2 साइकिल इसी वजह से चलती है कि जो आपके 46 क्रोमोसोम्स है वो बैलेंस में आ सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मदर होती है, एक फादर होता है, ये फीमेल है, ये मेल है। भाई मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स है और फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स है। अब उसके बच्चे के पास तो 90 कितने बैठ जाते हैं, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, वो तो दानव हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 साइकिल चलाते हैं इस वजह से कि 23 क्रोमोसोम्स मदर से आए और 23 क्रोमोसोम्स फादर से आए, और बच्चे में टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहे, और साइकिल बिल्कुल परफेक्ट बच्चा पैदा हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ मियोसिस में जो प्रोसेस चलती है, ये जो आपकी साइकिल है एक तरीके से हाफ क्रोमोसोम्स बना रही है, एक साइकिल, फिर डबल, 2 साइकिल चलेगी, हाफ क्रोमोसोम्स मतलब 23 क्रोमोसोम्स ने बनाए और 23 क्रोमोसोम्स दूसरी साइकिल ने, दोनों 46 क्रोमोसोम्स और ऑफस्प्रिंग तैयार। तो यहाँ पे ये फेज है, प्रोफेज, स्टार्टिंग फेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पे टूट जाता है। और एनाफेज में क्या होता है, ये अपने सेंटर में पहुंच के इनको खींचती है, ये जो बंधे हुए हैं इसको खींचा जाता है। मेटाफेज में सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, बंधने के बाद इनको स्पिंडल फाइबर से सारे के सारे ऑर्गेनिल्स को बांध दिया जाता है। ठीक है, बस इतना आप समझ लो। चलिए, तो आपकी हो गई पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। तो अभी लेंगे हम लोग 15 मिनट का ब्रेक, 7 बजे क्लास शुरू करेंगे, तब तक आप कुछ खा पी लो, और हमारा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया 1%, और फिर करेंगे हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट। ओके, 7 बजे।